हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व विरासत सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 19 से 25 नवंबर तक, यानी वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेट किया जाता है 19 नवंबर से 25 नवंबर तक। और यह जो वीक सेलिब्रेट किया जाता है, ये संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। यूनेस्को के सदस्य देशों के द्वारा 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को अपनाया गया था। इसमें 191 देशों के द्वारा इस कन्वेंशन को अपनाया गया था और दोस्तों याद रखिएगा, इसमें भारत भी शामिल था। वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को और 2023 की थीम याद रखिएगा वर्ल्ड हेरिटेज डे की, वो थी विरासत परिवर्तन। अब हम भारत के कुछ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आगरा का जो किला है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है, इसे भी 1983 में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, इसे 1983 में। ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, इसे 1983 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, इसे 1985 में। लाल किला परिसर जो कि दिल्ली में है, इसे 2007 में। जयपुर शहर जो कि राजस्थान में है, इसे 2019 में। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, इसे 2021 में। और काकतीय रुद्रेश्वर या रामाप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, इसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। वर्तमान में भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। तो 2023 में अभी हाल ही में शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो शांति निकेतन 41वीं विश्व धरोहर स्थल है भारत में। और कर्नाटक के जो होयसला मंदिर है, ये भारत में 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गए हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप दो माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडी कर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, तो यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है? आंसर हो जाएगा इसका गिरीश चंद्र मुर्मू को। शक्तिकांत दास की बात करें दोस्तों तो ये आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं। विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव हैं। रुचिरा कंबोज जो हैं ये यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, यानी CAG हैं। तो उन्हें 20 और 21 नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल के 63वें सत्र के दौरान उपाध्यक्ष चुना गया है। उनका ये जो कार्यकाल है ये 2024 तक रहेगा। संयुक्त राष्ट्र का यह पैनल दुनिया के 12 सर्वोच्च ऑडिट संस्थानों से बना हुआ है। यह एक स्वतंत्र निकाय है और संयुक्त राष्ट्र की तमाम संस्थाओं की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंप्लायंस को ऑडिट करता है। दोस्तों बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 193। इसकी लैंग्वेज है रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चाइनीज और स्पेनिश। वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सौरभ गांगुली वर्तमान में
पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। शकुंतला भाया अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में सदस्य चुनी गई हैं। डेविड कैमरून ब्रिटेन के विदेश मंत्री बने हैं। एन श्रीकांत MNRI के अतिरिक्त सचिव बने हैं। संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे के अगले CMD बने हैं। हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। मनोरंजन मिश्रा RBI के कार्यकारी निदेशक बने हैं। रोहित ऋषि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक बने हैं। दीपेश नंदा टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के CEO और MD बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा इसका फातिमा बीबी। दोस्तों, देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस फातिमा बीबी का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। 1989 में वे सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनी थी और 29 अप्रैल 1992 तक वो इस पद पर रही हैं। 1997 से 2001 तक वो तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल भी रही हैं। दोस्तों, जब वो तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल थी तो उस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 4 हत्यारों ने उनके पास दया याचिका भेजी थी, तो फातिमा बीबी जी ने इसे खारिज कर दिया था और फिर राज्यपाल के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। चलिए दोस्तों, भारत की प्रथम महिलाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पहली महिला वकील कर्नेलिया सोराबजी, पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी, पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी, पहली महिला पायलट सरला ठकराल, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह, पहली महिला सेना अधिकारी कप्तान लक्ष्मी सहगल, पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, पहली महिला लड़ाकू पायलट भावना कंठ, पहली महिला न्यूरोसर्जन तंजावुर संथन कृष्ण कनक और पहली महिला एयरलाइन पायलट दूरबा बनर्जी, पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, पहली महिला IFS ऑफिसर चोनिरा वेलियप्पा मुथम्मा, पहली महिला खनन इंजीनियर डॉक्टर चंद्रानी प्रसाद वर्मा, पहली महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। तो ये हैं दोस्तों कुछ प्रमुख महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में किस देश के दूतावास को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। अफगानिस्तान की सरकार का कहना यह है कि उन्हें भारत सरकार की तरफ से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उनके द्वारा ये फैसला लिया गया है। अफगानिस्तान दूतावास ने 30 सितंबर को ही घोषणा की थी कि वह 1 अक्टूबर से अपना परिचालन बंद कर रहा है, यानी यह दूतावास बंद कर रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल इसकी काबुल है। यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं हिब्तुल्लाह अखुंजादा, प्रधानमंत्री हैं हसन अखुंद और मुख्य न्यायाधीश हैं अब्दुल हकीम हक्कानी। दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान पर 15 अगस्त 2021 में कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण या पहला एडिशन कहां आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। तो अभी हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, तो उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इसका पहला एडिशन या पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया गेम्स आयोजित किए जाते हैं, लेकिन अब जो दिव्यांग खिलाड़ी होंगे उनके लिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स होंगे, इसमें 7 विधाओं में देश भर के 1350 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। बात करते हैं 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, जो कि 2023 में आयोजित किए गए थे। तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया था। इसका शुभंकर था आशा, जो कि एक चीता थी। थीम है इसकी हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। पहला स्थान महाराष्ट्र को हासिल हुआ था, इसने 161 मेडल जीते थे। दूसरा स्थान हरियाणा को, इसने 128, और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश को हासिल हुआ था, इसे 96 मेडल हासिल हुए थे। अगर हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो इसका पहला आयोजन 2018 में किया गया था और 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। पहला स्थान हरियाणा को हासिल हुआ था। 2019 का जो संस्करण था ये पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र पहले स्थान पर था। 2020 का आयोजन गुवाहाटी असम में हुआ था
और इसमें भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर था। 2021 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ था और इसमें हरियाणा पहले स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना। तो दोस्तों, अभी हाल ही में तेलंगाना में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है और यह जो मंदिर है यह सिद्दीपेट जिले के बुरगुपल्ली में स्थित है और यह 4000 वर्ग फीट में फैला हुआ है और 35.5 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में 3 अलग अलग हिस्से हैं। और दोस्तों, यह जो मंदिर है इसके गर्भगृहों में भगवान गणेश को समर्पित एक मोदक, भगवान शंकर को समर्पित एक चौकोर शिवालय और देवी पार्वती के लिए एक कमल के आकार का अभ्यारण्य शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, 2023 में प्रथम को डिस्कस कर लेते हैं। तो दुनिया की पहली रोबोट सीईओ कौन है? मिका। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर केरल में है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह लद्दाख में की जाएगी। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल में है। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में की गई है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत दिल्ली में की गई है। तेलंगाना के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप तेलंगाना की लोकेशन ये देखिएगा, ये है तेलंगाना और यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य से घिरा हुआ है। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। राजधानी इसकी हैदराबाद है। राज्यपाल है यहाँ की तमिलिसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। विधान परिषद की 40, विधानसभा की 119, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 17 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और ये जो आयोजन है ये 25 और 26 नवंबर को किया जाएगा। इसका आयोजन तुलुकोटा बेंगलुरु में किया जाएगा। दोस्तों, यह जो कंबाला नाम का पारंपरिक लोक खेल है ये आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद आयोजित किया जाता है। चलिए अब कंबाला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्नाटक में यह आयोजित किया जाता है और कंबाला बेसिकली एक भैंस दौड़ है। कंबाला का मौसम आमतौर पर नवंबर में शुरू होता है और मार्च तक चलता रहता है। ऐतिहासिक रूप से जो भैंसों के विजेता होते हैं यानी भैंसों की दौड़ लगाई जाती है उसमें जो विजेता जोड़ी होती है उसे नारियल और केले से पुरस्कृत किया जाता है। भारत के कुछ प्रमुख पशु खेल डिस्कस कर लेते हैं, यानी ऐसे खेल जिसमें पशु उपयोग किए जाते हैं, जैसे जलीकट्टू जो कि तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है, ऊंट दौड़ राजस्थान में, बुलबुल फाइट ये असम में आयोजित की जाती है और बैलगाड़ी दौड़ ये महाराष्ट्र में आयोजित की जाती है। तो ये है भारत के कुछ प्रमुख पशु खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BBC 100 वीमेन 2023 सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में BBC के द्वारा 2023 की दुनिया भर की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। इसमें मानवाधिकार मामलों की वकील अमाल क्लूनी, हॉलीवुड अभिनेत्री अमेरिका फरेरा, नारीवादी आइकॉन ग्लोरिया स्टेइनेम, अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा, ब्यूटी बिजनेस शुरू करने वाली हुडा कातान, बैलन डी और खिताब जीतने वाली फुटबॉलर एताना भनमाती शामिल हैं। तो अब हम उन 4 भारतीय महिलाओं को डिस्कस कर लेते हैं जो कि BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल हुई हैं। पहला नाम है दिया मिर्जा का, ये एक भारतीय अभिनेत्री हैं। दूसरा नाम है हरमनप्रीत कौर का, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। तीसरा नाम है जेस्टूनमा तेंजिन पाल्मो का, जो कि तिब्बती बौद्ध भिक्षुणी हैं। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। चौथा नाम है आरती कुमार राव का, ये एक फोटोग्राफर हैं, लेखिका हैं और नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इशफाक सिंह ने। तो दोस्तों, इशफाक सिंह ने फिल्म बर्लिन में अपने प्रदर्शन के लिए स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। इशफाक सिंह की बात करें तो वह एक इंडियन एक्टर हैं। इन्होंने पाताल लोक और रॉकेट बॉयज
श्रृंखला में अभिनय किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर आईसीसी के द्वारा कितने साल का बैन लगाया गया है? 6 साल का। तो दोस्तों, वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज मार्लन सैमुअल्स पर आईसीसी ने एक बड़ा फैसला लिया है और उन पर 6 साल का बैन लगाया है। वह 2020 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और उन पर यह बैन क्यों लगाया गया है, चलिए इसको जान लेते हैं। तो उन्हें अमीरात क्रिकेट बोर्ड में एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जिसके बाद उन पर यह बैन लगाया गया है। यानी अब वो अगले 6 साल तक किसी भी लीग में नहीं खेल पाएंगे। मार्लन सैमुअल्स ने वेस्टइंडीज के लिए वनडे में साल 2000 में डेब्यू किया था और आखिरी वनडे उन्होंने 2018 में खेला था। बात कर लेते हैं आईसीसी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय इसका दुबई यूएई में है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस और यह क्रिकेट के लिए एक गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। और दोस्तों, अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी निलंबित किया हुआ है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 किस देश में शुरू हुआ है? इंडोनेशिया में। साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं? लक्ष्मी नारायण श्रीनिवास। किस राज्य सरकार ने घोल मछली को स्टेट फिश के रूप में घोषित किया है? गुजरात। किस देश में दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? यूएई। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 किस देश में शुरू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। आईआईटी रोपड़ ने पंजाब की किस नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है? सतलज में। पी वलसाला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह एक मलयालम लेखिका थी। वाटर स्मार्ट किड अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? मेघालय में। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने। किस राज्य या कैंसास प्रदेश ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? जम्मू कश्मीर ने। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के भाग 6 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन बताया गया है। 161 में राज्यपाल की क्षमादान संबंधित शक्तियों का वर्णन किया गया है। 162 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार बताया गया है। 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध बताए गए हैं। 165 में राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया है। 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन बताया गया है। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। तो ये थे दोस्तों भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि दिनेश कुमार खारा किस बैंक के अध्यक्ष हैं? तो वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर लगभग सभी लोगों ने एसबीआई बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है, कंबाला किस राज्य से संबंधित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।